मैं समझता हूँ कि ये जो सफ़र है हमारा बड़े 3 शॉर्ट कैंप से शुरू हुआ है पाकिस्तान में। पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी सितंबर में ख़त्म हुई थी, हमारा प्लान था कोई 20 से 25 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का, लेकिन वो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी और रीज़न लैक ऑफ फंडिंग है। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी बता दिया है। एनीहो, हम लोगों ने फिर लोकल कैंप्स किए, फिर वहाँ पे एक डेवलपमेंट स्क्वाड बनाया और लोकली हमने उस डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेले और अज्यूम किया डेवलपमेंट स्क्वाड को कि उसको कभी मलेशिया के पैटर्न पे खिलाएं, कभी न्यूजीलैंड के पैटर्न पे खिलाएं और कभी जापान के पैटर्न पे खिलाएं। इस तरह हमने अपने प्रैक्टिस मैचेस खेले। टूर्नामेंट में जाने के बाद हमें एक प्रैक्टिस मैच का मौका मिला कोरिया के साथ, वो भी 10-10 मिनट के हमने क्वार्टर्स खेले। हम 2-1 से कोरिया से हारे थे, लेकिन जो लड़कों का मोमेंटम था उस प्रैक्टिस मैच के बाद, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट नज़र आ रही थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट लेंगे। अच्छा स्टार्ट लिया था, बड़ी होम ग्राउंड और होम ग्राउंड की सपोर्ट थी मलेशिया को, उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं उनसे मैच बराबर कर सके जीतते हुए। आपने अब सबके सामने है जापान वाला मैच, फिर हमने जीता, फिर दोबारा पूल मैच में न्यूजीलैंड से जीतते हुए 4-3 हो गए। ये सारी जो इनकन्सिस्टेंसी रही है हमारे इस जर्नी में फाइनल तक पहुंचने के लिए, मैं बताता जाऊं, हॉकी एक्सपर्ट्स डेफिनेटली इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसकी मेन वजह जो है वो इंटरनेशनल मैचेस के एक्सपोजर का ना होना है। बिल्कुल। जब आप सितंबर 2024 से लेके जून 2025 तक कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी ना हो, कोई इंटरनेशनल मैचेस ना हो, भले आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग करें, लेकिन उस ट्रेनिंग को टेस्ट कैसे करेंगे, उसको कंक्लूसिव कैसे बनाएंगे उस ट्रेनिंग को, कि कितनी इसमें कामयाबी हुई है और कितनी नहीं कामयाबी हुई। सो ये एक मेन वजह थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल वाला मैच जो फ्रांस के खिलाफ था, वो जो एक कह लें कि पहले 2 मैचेस के बाद बात हो रही थी कि शायद पाकिस्तान टीम तीसरे चौथे क्वार्टर में दूसरे हाफ में जाके थोड़ी ढीली पड़ जाती है या उनकी फिटनेस का लेवल ठीक नहीं है, या लड़कों ने बाउंस बैक किया, 2 गोल की लीड ख़त्म की, लीड ली, इक्वलाइज होने के बाद फिर शूट आउट पे हमने वो मैच जीता। आपको पता है कि पिछले 3 टूर्नामेंट में ये शूट आउट वाला भी बड़ा इशू था। बिल्कुल सही है। एक एक करके इन चीजों पे सब पे बात करते हैं ना। पहले तो पॉजिटिव जो मुझे सबसे अच्छा दिखा ना, वो शूट आउट वाला ही दिखा, क्योंकि वो हम उसमें हमेशा फंसते हैं। पिछले साल 2 बार, उससे पहले भी एक बार ये हो चुका है कि शूट आउट में जब से ये शूट आउट का पैटर्न चेंज हुआ है, हमारी शायद वो समझ में थोड़ा देर से आया, हम उसमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा हो रहे थे। तो कैसे आपने इनको ये ट्रेनिंग कराई कि ये डिफरेंट ही लग रही थी पाकिस्तान टीम उस वक्त? जी, हमने इसको बड़ा माइन्यूटली फोकस किया था एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद नजीब भाई। हमने ट्रेनिंग कैंप के हर सेशन में मोर और लेस, वो भले मॉर्निंग सेशन था भले इवनिंग सेशन था, हमने शूट आउट की प्रैक्टिस की और हमने 2, 4, 5 लड़के नहीं, हमने तकरीबन 10 लड़के कम से कम जो हैं बार बार इस शूट आउट में हिस्सा लेते रहे। हमने उनको गोलकीपर्स की पोजीशंस में उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स से आगाही दी कि नॉर्मली जब गोलकीपर सामने आता है तो वो कैसे आपको चैनलाइज करने की कोशिश करता है अपने स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ, और आप लोग कौन से जो टेक्निकल और टैक्टिकल टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके, जैसे बॉल को प्रोटेक्ट करना, जब आप टर्निंग करते हैं स्पिन ऑफ के ऊपर, बॉल की प्रोटेक्शन एक वीक एरिया था। हमारे बच्चे जब टर्न करते थे तो बॉल को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से गोलकीपर को उसको टैकल करने का या प्रेशर डालने का मौका मिलता था। अब उन्होंने बॉल को प्रोटेक्ट करना सीखा है, फेक एक्शन का बेहतर इस्तेमाल करने लगे हैं। सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि फ्रांस के मैच में प्रूफ किया है कि हम जल्दी चीज़ें सीख कर अपने आप को बेहतर बनाने की वो अभी आप जब बात कर रहे हैं तो साथ साथ हमने वो फुटेजेस भी लगाई हैं और वो देख के दोबारा वो जो है वो यादें ताज़ा हो रही हैं। तो आपने ये प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दिया गोल स्कोरिंग करने के लिए क्या करना है, बट गोलकीपर को आपने उस टाइम क्या मशवरा दिया था? क्योंकि वो भी बड़े कामयाब रहे, जिस तरह से वो रोक रहे थे ना, उनकी भी तारीफ बनती है मुनीब की, क्या कहेंगे? जी, इसी तरह ही है, आप सही कह रहे हैं। गोलकीपर्स देखें, जब हमने अटैकिंग प्रोस्पेक्टिव से अपने प्लेयर्स की तैयारी करवाई है शूट आउट के लिए, तो अल्टीमेटली गोलकीपर्स को भी उनके खिलाफ खड़े होकर उतना ही ज़्यादा मौका मिला उसकी डिफेंस करने का। और जब आम तौर पे ये होता था कि जब स्पिन ऑफ सिचुएशन में मुखालिफ खिलाड़ी आते थे तो गोलकीपर जो है वो अपने डिस्टेंस को मैनेज नहीं कर पाता था या इमोशनल हो जाता था और टैकलिंग के चक्कर में किसी एक साइड पे गैम्बल करता था और उनको आसान मौका मिल जाता था। एक शूट आउट पे शायद अभी भी ऐसा हुआ, लेकिन जो 2 शूट आउट रोके हैं मुनीब ने, उसको आप देखें तो वो जैसे ही टर्न करता था वो एक स्टेप पीछे हट जाता था उससे, ताकि उसकी अगली एग्जीक्यूशन जो एक्शन है उसके ऊपर वो प्रेशर डाल सके।
सो क्रेडिट गोलकीपर्स को भी जाता है और हमारे जो शूट आउट टेकर थे उनको भी जाता है, लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दफ़ा आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपको फिर नए तरीके की टेक्निक और प्रैक्टिस सीखनी पड़ती हैं, या उसमें कोई ना कोई वेरिएशन लेके आनी पड़ती है ताकि दूसरे को जो पता चल चुका है उसके बरक्स नया काम किया जाए और अपने जो रिजल्ट्स हैं डिज़ायर उनको पूरा किया जा सके। अच्छा, जब हम पेनल्टी शूटआउट की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ पेनल्टी कॉर्नर्स की भी बात कर लें। सोहेल अब्बास के बाद से ना वो डिपार्टमेंट भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जैसे पहले रहा था, और उसके लिए भी बड़ी मेहनत और बड़ी प्रैक्टिस। मैं अभी हम फ्रांस की बात कर रहे थे तो विक्टर शाले को जब आप देखते हैं तो तगड़ा, बॉडी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग, कि वो जब पेनल्टी शूटआउट लेता है तो वो अक्सर गोलकीपर से टकरा के भी गोल हो जाता है, पावर है वो। हम फिजिकल ट्रेनिंग पे और उस पर क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारा जो मेन टारगेट था फ्रांस के खिलाफ मैच का वो पेनल्टी कॉर्नर की डिफेंस ही था। और एक दिन पहले फ्रांस के मैच से हम बाकायदा ट्रेनिंग करके आए थे। अगर आप बाकी सारे फ्रांस के मैच से पहले वाले हमारे सारे मैचेस देखें तो हमारा पेनल्टी कॉर्नर का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, लेकिन फ्रांस के मैच में आके हमने अपना पेनल्टी कॉर्नर का डिफेंसिव स्ट्रक्चर चेंज किया और हमने बैक टू बैक 2 रशर यूज़ किए और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। जहाँ तक आप पावर की और स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ड्रैग फ्लिकर के लिए। इस जो 3 शॉर्ट्स कैंप हम करके गए हैं मलेशिया में, इवन मलेशिया जाके भी हमने वहाँ पे 2 पावर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन किए थे। यहाँ पे हम बैक टू बैक जो ट्रेनिंग डेज होते थे हमारे, उनमें हमने पावर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और हैवी की है काफ़ी। और आप देख रहे होंगे कि लड़कों ने भले वो हाई बॉल खेलना हो लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर या उनकी फ्लिक की फोर्स हो, अभी एक्यूरेसी पे काम होने वाला है हमारे फ्लिकर्स के। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी एक्यूरेसी में वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी स्पीड और पावर पहले से बढ़ गई है। अब उनका फुटवर्क देख लें या बॉल की रिलीजिंग देख लें, ड्रैग फ्लिक के वक्त कभी बॉल को बिल्कुल टॉप डी पे रखवा के उनको शॉर्ट एग्जीक्यूशन के लिए हम तैयार करते हैं। कभी होता है कि बॉल थोड़ा सा पीछे रोकें और लॉन्ग जो है ड्रैग करके करें, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल तौर पे इंटीमेट कर रहे हैं कि पावर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है।